गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज जो हम बात करेंगे जिस टॉपिक पर, रेजोनेंस के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे? रेजोनेंस के। और रेजोनेंस की अगर हम बात करें तो रेजोनेंस को हम क्यों पढ़ रहे हैं, रेजोनेंस का हमारा यूज क्या है। तो देखिए, अगर रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस से आपको क्या करना है, किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है। और स्टेबिलिटी का हमको कब पता चलेगा? जब हमें ये पता चलेगा कि जो कंपाउंड हमको दिया गया है वो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो पहला पॉइंट रेजोनेंस में क्या आता है कि वो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा जो हमको कंपाउंड दिया गया है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आप किसी की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालेंगे कंपाउंड की, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने का बहुत इजी तरीका है। उसके लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जितना आपको पाई बॉन्ड दिया गया है उसमें प्लस वन कर दीजिए। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में प्लस वन करने पर जो भी आएगा वो आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये सपोज, जैसे मैंने आपके सामने क्या कहा कि ये आपके पास एक बेंजीन है, मैंने क्वेश्चन आपको ये दिया, मान लीजिए आपके पास एक नेप्थलीन है, और मैं आपसे इसमें कहूँ इन दोनों में कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन बना रहा है। तो अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा। तो हम देखिए इसमें कितना पाई बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो 3 प्लस 1, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो गया, 4। अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कितना पाई बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बना रहा है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगी, 5 प्लस 1 6। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे इसी तरह से अगर हम एंथ्रासीन को लें, ये आपके पास क्या हो गया, एक एंथ्रासीन हो गया है। अगर हम इस एंथ्रासीन की बात करें, किसकी बात करें, हम इस एंथ्रासीन की बात करें, और मैं आपसे पूछूं इस एंथ्रासीन, ये जो एंथ्रासीन है कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो एंथ्रासीन का अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो एंथ्रासीन कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, कितने पाई बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लस 1 कितना हो गया, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 8 हो गई। तो जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल लेंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, अब मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो जो स्टेबिलिटी की बात हम करें तो स्टेबिलिटी क्या होती है कि जितनी हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं एक तरह से कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो जितनी ज़्यादा कंपाउंड्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा वो उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपका स्टेबल हो जाएगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में होगी, जो सबसे ज़्यादा क्या करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो अगर हम इसमें बेंजीन, नैप्थलीन और एंथ्रासीन की बात करें और हम आपसे पूछे कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है या कौन सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा था, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंथ्रासीन बना रहा है, और जो जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम इसमें स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, थर्ड, थर्ड के बाद सेकेंड, और सेकेंड के बाद फर्स्ट। तो किसी भी कंपाउंड में आप डायरेक्टली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। करना क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए, जितना पाई बॉन्ड है उतने पाई बॉन्ड में प्लस वन कर दो। जैसे ही आप पाई बॉन्ड में प्लस वन करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगी। और जैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकल के आएगी, अगर आपसे मैं पूछूं स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो जितना ज़्यादा क्या बनाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर कहीं पे वो कंपेयर करने को कह रहा है, वो कहीं पे क्या कह रहा है कि मान लीजिए कहीं उसने एलिफेटिक दे दिया, जैसे मैं आपसे कहूँ ये दे दिया आपको एक, और मैं आपसे कहूँ सेकंड ये है आपके पास, और अगर हम दोनों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 2 3, तो 3 प्लस 1, ये भी अपनी चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकता है। इसकी बात करूँ 1 2 3, 3 प्लस 1 4 रेजोनेटिंग। तो जहाँ पे दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन हम बात करें तो हम देखिए ये लीनियर है, एक ओपन है, देखिए एरोमेटिक। तो याद रखिएगा कि जहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस वन, कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बराबर आ रही है लेकिन दोनों कंपाउंड्स की नेचर चेंज है, एक एलिफेटिक है एक एरोमेटिक है। तो याद रखिए ऑलवेज एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल कंपेयर टू एलिफेटिक। तो यहाँ पे अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो सेकंड वाला जो स्टेबल होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, सेकंड की स्टेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट से ज़्यादा होगी। तो इस पॉइंट में रेजोनेंस के देखिए, सिलेक्शंस के लिए शॉर्ट ट्रिक होना बहुत जरूरी है। बात को समझिए, कॉन्सेप्ट को जानिए, और जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको उसको फॉलो करिए। पूरा केमिस्ट्री का हर दिन आपको
हर पॉइंट का शॉर्ट ट्रिक मिलता रहेगा। अब यहाँ पे मैंने देखिए रेजोनेंस में, रेजोनेंस का क्यों यूज़ है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमारे कंपटीशन में पूछता है, बहुत बार पूछता है कि कोई कंपाउंड कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, तो आप इजीली देख सकते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस 1, जितना पाई बॉन्ड है उसमें +1 कर दो। और स्टेबिलिटी की बात करें हम, तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बताया, अगर आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल है लेकिन एक का नेचर कैसा है, एलिफेटिक है, एक का एरोमेटिक है, तो ऑलवेज याद रखना एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल कंपेयर टू एलिफेटिक कंपाउंड। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, देखिए यहाँ पे क्या रहा है, नंबर ऑफ, सेकंड पॉइंट मैंने कल बोला था लास्ट लेक्चर में अपने कि नेक्स्ट जो बात करेंगे हम नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखिए ये कहना आसान होता है, ये इजी कॉन्सेप्ट है, इजी नहीं है ना। इजी क्यों नहीं है, बच्चा इसमें टाइम लगाता है, टाइम नहीं लगाना है। देखिए आपको करना क्या है, देखिए जब भी कोई आपसे कहे, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन दिया कि C2CN का होल 4 में कितना सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होगा। देखिए जब भी हम सिग्मा और पाई बॉन्ड को काउंट करते हैं तो याद रखिए हमें जो कंपाउंड दिया गया उसके हर एटम की बैलेंसी को क्या करना है, कंप्लीट करना होता है। उसकी हर बैलेंसी को क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। जैसे यहाँ पे कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, हमने 2 कार्बन लिख लिया है ना। अब इस कार्बन में हम क्या करेंगे ये देखने की बड़ी बात है। अब यहाँ पे क्या है, अब ये कार्बन हो गया, अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। अब एक कार्बन पे कितना CN जाएगा, 2 CN जाएगा, तो यहाँ पे कितना CN हो गया, 2 CN हो गया। यहाँ पे भी कितना CN हो गया, 2 CN हो गया। इतना आप पढ़ लेंगे। अब हमको पता है कि ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, अभी तक 1 बना रहा है। अब मैंने क्या कहा, जब भी आप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करेंगे तो आपको कंप्लीट करना होगा। अब इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, अभी 3 की रिक्वायरमेंट है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपसे नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, हर एटम की बैलेंसी को कंप्लीट करना है, हर एटम की बैलेंसी को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तब उसमें आप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करेंगे। अब इसमें कितना सिग्मा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 सिग्मा हो गया। और पाई बॉन्ड की बात करें तो 2 टू 4 टू 6 टू 8 8 9, तो 9 सिग्मा 9 पाई हो गया। और समझने की कोशिश करिए, जैसे मैं आपसे कहूँ ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैल्शियम कार्बाइड, मैं इसमें आपसे पूछूं कितने सिग्मा पाई बॉन्ड बनेंगे, तो देखिए कैल्शियम है शुरू में। अब कैल्शियम तुम्हें पता है कौन से ग्रुप का है, सेकंड का है। कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बना सकता है, 2 कार्बन अटैच हो गए। अब कार्बन का तुम्हें पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बना, सिंगल ही बना रहा है। कैल्शियम ने तो अपना 2 कंप्लीट कर लिया, लेकिन कार्बन 4 बनाता है, अभी तक सिंगल है। कितने की रिक्वायरमेंट है, 3, 3 हो गया। तो अगर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की बात करें तो 1 2 3, 3 सिग्मा एंड 2 पाई। ओके, अब देखिए अगर हम ऑर्गेनिक में बात करें, जैसे मैं आपसे कहता हूँ हैग्स 4 इन 2 आइन, ये कह दिया मैंने, कितना सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, वो टाइम लगाते हैं कि यार 6 कार्बन दिया है, 4 इन दिया, 2 एन, तो कंप्लीटली स्ट्रक्चर मत देखो, पहले ये देखो कि हमको कितने कार्बन की चैन बनाना है। हेक्स का मतलब क्या, 6 कार्बन की चैन है, आप 6 कार्बन की चैन बना लीजिए और कुछ नहीं करना है आपको। अब ये मत देखिए उसने नंबरिंग क्या दी है, बस ये देखिए कि उसने कितनी जगह इन बोला है, कितनी जगह आइन बोला है, जहां मन करे वहां लगा दो। एक बात याद रखिए कि कहीं पे भी बैलेंसी कार्बन एटम की 5 ना हो जाए। उसने 2 बोला है, कोई बात नहीं, मैं तो 1 पे लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह आइन लगाना है, एक जगह है ना इन लगाना है। मैंने क्या करा, यहाँ पे इन लगा दिया। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है, आपको भी पता है कि आखिर कार्बन की बैलेंसी हमें 4 करनी है। अभी तक कार्बन कितने बना रहा है, 3, ये कितने बना रहा है, 4, 1 1 2 3 और एक 4, बैलेंस ही 4 करनी है, 2 1 4 2 1 3 4, 1 बना रहा है, 1 2 3 हो गया, बैलेंस ही पूरी हो गई। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 सिग्मा हो गए। पाई कितना हो गया, 1 और 2 3। इस तरह से करना होता है। तो जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको वो क्या कह रहा है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रहा है, उसमें पूछा कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है, तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ आप शुरू का काम जो आपका है, फर्स्ट काम जो आपको करना है वो देख लीजिए कितने कार्बन है, उतने कार्बन की चैन बनाइए, जहां पे मन कर रहा है वहां पे लगाइए। लेकिन एक कंडीशन याद रखिए,
कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं होनी चाहिए। देखिए मैंने उसने कहा 4 × n, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने 1 पे ही n लगा दिया। क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क तब पड़ता है जब हम नंबरिंग ना देखें और कार्बन की वैलेंसी 5 कर दें, तब नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड गलत हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बेंजीन रिंग की अगर मैं बात करूं, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन है। तो बेंजीन में याद रखिए, बेंजीन में डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, काउंट कर सकते हैं आप, वैसे इजी कॉन्सेप्ट है, बता दिया मैंने ऊपर। तो ये 12 सिग्मा एंड 3 पाई रखते हैं। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो रिंग को बड़ा कर देता है। मान लीजिए उसने 2 रिंग को ऐड कर दिया, नैप्थलीन दे दिया, तो नैप्थलीन में, तो याद रखिए एक रिंग को याद रखिए, एक रिंग में कितना बनता है? 12 सिग्मा 3 पाई बनता है। जैसे ही हम एक रिंग से दूसरी रिंग जोड़ते हैं तो एक रिंग के जोड़ने पर 7 सिग्मा और 2 पाई उसमें जोड़ दो। तो जैसे हम नैप्थलीन लेंगे तो बेंजीन में इतना है, तो जैसे हमने नैप्थलीन लिया तो कितनी रिंग जुड़ गई? 2 जुड़ गई। और मैंने क्या कहा है कि एक रिंग के जोड़ने पे 7 सिग्मा 2 पाई इंक्रीज होते हैं, तो इसमें इतना ऐड कर दो, कितना हो गया? 19 सिग्मा 5 पाई। इस तरह से करना है, रिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिंगल रिंग के याद रखिए। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे एंथ्रासिन दे दिया और काफ़ी टाइम लगाओगे वहाँ पे गिनने में, अरे यार 3 रिंग है, सिंगल बॉन्ड लगाओगे, तो कुछ मत करिए। एक रिंग का याद था 12 सिग्मा 3 पाई, एक रिंग के जुड़ने पे कितना जुड़ता है? 7 सिग्मा 2 पाई। 2 रिंग जुड़ी है तो कितना होगा? 14 सिग्मा 4 पाई। तो 12 14 कितना हो गया? 26 सिग्मा और 7 पाई। इस तरह से करना है। तो नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की बात करें तो आपको पहले पॉइंट ये याद रखना है, बैलेंसी हर एटम की कंप्लीट करना है। जैसी बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी तभी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करना है। सेकंड पॉइंट मैंने ऑर्गेनिक में बताया, जब भी ऑर्गेनिक में आपको कोई कंपाउंड दिया जाए, आपको सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि कितने कार्बन की हमको चैन लेनी है। थर्ड पॉइंट मैंने इसमें रिंग का बताया, रिंग में आप सिंगल रिंग को याद रखिए, सिंगल रिंग में कितना है आपका? 12 सिग्मा 3 पाई है। जैसे ही उसमें हम नेक्स्ट रिंग जोड़ते हैं तो कितना इंक्रीजमेंट होता है? 7 सिग्मा 2 पाई का इंक्रीज। 2 रिंग जोड़ा है ना, एक रिंग थी, एक रिंग और जोड़ दिया तो 7 सिग्मा 2 पाई जुड़ गए। 2 रिंग जोड़ा तो 14 सिग्मा 4 पाई जुड़ गए। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आज के जो लेक्चर में मैंने बात की है आपसे, वो रेजोनेंस के ऊपर की है और किसके ऊपर बात की है? रेजोनेंस, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कल जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेस पर थ्योरी। इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक, एक छोटी सी लाइन दूंगा, उस लाइन को याद रखना है, सबका शेप एंड ज्योमेट्री आपको याद हो जाएगा लेक्चर देखते देखते। ओके, ठीक है, ठीक है।